हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स साइट डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं। ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी के इजी नोट्स का एक्सप्लेनेशन कवर कर रहे हैं। सो फार प्रीवियस 2 वीडियोस में आपने पॉइंट 6 तक पढ़ लिए हैं, यानी 6 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज के वीडियो में भी हम नेक्स्ट 3 टॉपिक्स ही लेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव साइकोलॉजी के जो टॉपिक्स है थोड़ा इलेबोरेट करके मुझे समझाने आपको पड़ रहे हैं। तो यहाँ से कवर करेंगे पॉजिटिव साइकोलॉजी इंटरवेंशन से, और इन 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। वैसे भी नेक्स्ट टॉपिक न्यू कैटेगरी में है तो उसको न्यू वीडियो में ही कवर करेंगे। चलिए बिना किसी डिले के आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और 7th टॉपिक पे हम आ जाते हैं, पेज नंबर 19 पर। पेज नंबर 19 पे क्विकली पहुंच जाते हैं और ये हमें यही टॉपिक चाहिए, पॉजिटिव साइकोलॉजी इंटरवेंशन इन द वर्क प्लेस। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था, सेकंड वीडियो में मैंने ये चीज समझाई थी कि पॉजिटिव साइकोलॉजी का एप्लीकेशन, इंटरवेंशन कुछ ना कुछ कनेक्ट करते हुए, किसी फील्ड से जोड़ते हुए पॉजिटिव साइकोलॉजी को एक लॉन्ग क्वेश्चन बनने की पूरी उम्मीद रहती है। तो क्योंकि ये पूछे गए हैं, ये प्रीवियस ईयर के ही हैं, और आपने देखा कि कितने सारे ऐसे टॉपिक निकल के आ रहे हैं जिसमें हम पॉजिटिव साइकोलॉजी को कनेक्ट कर रहे हैं किसी और स्ट्रीम के साथ में, और बहुत पुराने पेपर्स भी नहीं हुए हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी के। तो मतलब आप बहुत इजीली समझ सकते हैं इस चीज को कि ऐसा टॉपिक बनने के चांसेस कितने ज्यादा होंगे। तो आइए अब हम कनेक्ट करेंगे कि पॉजिटिव साइकोलॉजी को कैसे हम वर्क प्लेस पे यूज करते हैं। बहुत ज्यादा जरूरत होती है वर्क प्लेस पे एक्चुअली, और थोड़ा फॉर्मली समझते हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी इंटरवेंशन इन द वर्क प्लेस आर डिजाइन टू एनहांस एम्प्लॉय well-being, engagement and productivity for focusing on strength, positive emotion and meaningful work। वर्क प्लेस एक ऐसी जगह होती है जो सबके लिए बहुत अच्छी नहीं होती। ठीक है, लोग वर्क प्लेस पे जाना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, अर्न करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ अर्निंग के पर्पज से ही जाते हैं। वहां पर वो एक पॉजिटिव और हैप्पी एनवायरनमेंट फील नहीं कर पाते। कुछ भी रीजन हो सकते हैं, जो उनके बॉस हैं उनकी स्ट्रिक्टनेस, वर्क प्लेस में प्रॉपर एनवायरनमेंट ना होना, या फिर ऐसा भी इशू हो सकता है कि कलीग्स के साथ में किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। तो इन सब इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि लो सेल्फ एस्टीम होने की, एम्प्लॉय की जो सेल्फ एस्टीम है वो लो होने की वजह से भी वहां पे प्रोडक्टिविटी रुक जाती है। तो ऐसे में एम्प्लॉय के साथ और एम्प्लॉयर के लिए भी और सभी के लिए, मतलब ओवरऑल अगर हम इंस्टीट्यूशन की बात करें तो पॉजिटिव साइकोलॉजी वर्क करती है। यहाँ एम्प्लॉय लिखने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि पॉजिटिव साइकोलॉजी का यूज सिर्फ एम्प्लॉयज के ही साथ में होता है। ये टू वे वर्क करती है, सभी के लिए वर्क करती है। अब यहाँ पे कौन से ऐसे इंटरवेंशन है जिनको इम्प्लीमेंट करके हम पॉजिटिव आउटकम ला सकते हैं, आउटकम अच्छे हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोचेस यूज कर सकते हैं, जो कि पॉजिटिव साइकोलॉजी में ऑफ कोर्स एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होती हैं। Employees can take assessments like the VIA survey to identify their top character strength, which can then be integrated into their work roles to increase job satisfaction and performance। ये जॉब सेटिस्फेक्शन एक ऐसी चीज है जो मिलना मुश्किल हो जाता है बहुत सारे लोगों को अपने वर्क प्लेस पे। तो अगर जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तो उनकी परफॉर्मेंस हमेशा ही खराब चलेगी, कभी भी बेहतर नहीं हो पाएगी। तो ऐसे स्ट्रेंथ असेसमेंट को अप्लाई करना, जिससे एम्प्लॉय को ये पता चले कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो किस फील्ड में बेहतर कर सकता है, या कैसे उसी काम को अच्छा कर सकता है। तो इस तरीके के स्ट्रेंथ असेसमेंट किए जाते हैं। देन स्ट्रेंथ डिप्लॉयमेंट, एनकरेजिंग एम्प्लॉयज टू यूज देयर स्ट्रेंथ इन डेली टास्क और प्रोजेक्ट। फॉर इंस्टेंस, समवन विद हाई क्रिएटिविटी माइट लीड टू ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। जब एम्प्लॉय को ये अंदाजा होता है, या किसी भी पर्सन को अपने वर्क प्लेस पे आइडिया लगता है कि उसकी स्ट्रेंथ है क्या, तो वो उसे कैसे एग्जीक्यूट करे, ये बात भी यहीं पर होती है। तो ये हम कुछ स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोचेज हैं जो पॉजिटिव साइकोलॉजी के यूज कर सकते हैं। पॉजिटिव इमोशंस को फॉस्टर करना, ये चीज हमेशा रहेगी, हर टॉपिक में रहेगी, आपको याद हो जाएगी लिटरली, कि हमें ग्रेटिट्यूड की एक्सरसाइजेस को करवा सकते हैं अपने एम्प्लॉयज को, जिसमें उनको ये फील हो कि वो जिस वर्क प्लेस पे आ रहे हैं वो किस लिए आ रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों को ऐसा कहते हुए देखती हूँ कि दिस इज द ब्रेड बटर फॉर अस, ये हमारी, इससे हमारी फैमिली रन हो रही है। तो वो किसी ना किसी चीज के लिए तो उसको पॉजिटिवली ले रहे हैं। तो जो भी मोटिवेशन है उस जॉब के पीछे या उस वर्क प्लेस पे जाने के पीछे, वो बना रहना चाहिए। इसके लिए भी हम उनको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करा सकते हैं और हैप्पीनेस एक्टिविटीज भी करा सकते हैं। इंट्रोड्यूसिंग फन एंगेजिंग एक्टिविटीज लाइक हैप्पीनेस चैलेंजेस वेयर एम्प्लॉइज पार्टिसिपेट इन जॉय इंक्लूडिंग टास्क लाइक शेयरिंग अ फेवरेट सॉन्ग और मेमोरी। बीच बीच में अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस में तो ये होता है, बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज या कुछ चीजें चलती रहती हैं कि एम्प्लॉय का जो है वो मन लगा रहता है। तो ऐसे पॉजिटिव इमोशन को फॉस्टर करने की जरूरत होती है, जो हम बहुत इजीली पॉजिटिव साइकोलॉजी की हेल्प से कर सकते हैं। फ्लो अपॉर्चुनिटीज आनी चाहिए, ऐसे टास्क भी डिजाइन होने चाहिए, ऐसी चीजें होनी चाहिए जहाँ पे पर्सन नेचुरल फ्लो में चीजों को कर पाए। ये बार बार फ्लो वर्ड आ रहा है, लेकिन हम आगे से पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे एक्चुअली। वैसे तो आपको मैंने समझा दिया है कि फ्लो का क्या मतलब होता है, जहाँ पे वो पूरी तरीके से इमर्ज हो जाएं, फोकस हो जाएं, और अपने चैलेंजेस को अपने स्किल से मैच करते हुए चलें। उन्हें चैलेंज डिफिकल्ट ना लगे, उन्हें लगे तो एक स्किल है जो मैं इजीली कर सकता हूँ। राइट। जॉब क्राफ्टिंग,
employees can be encouraged to tailor their job roles to better fit their interest and strength, which can lead to increased engagement. जॉब क्राफ्टिंग का ये मतलब होता है कि जब भी कोई पर्सन जिस जॉब में है, जिस वर्क में है, वो उसे और कैसे बेहतर कर सकता है। क्या वो पार्ट है जो उसको बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं, तो वो उसको लर्न करे, उसको एनहेंस करे, और जो चीज़ें वो बहुत अच्छी कर रहा है उसको और बेहतर तरीके से करता है। इसके लिए भी हम उसको एंगेजमेंट में बिजी करते हैं। बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप, एक वर्क प्लेस में पॉजिटिविटी तब बहुत ज़्यादा आ जाती है जब वहाँ के लोगों के बीच में कोहेसिवनेस हो, आपस में जो है वो बॉन्ड अच्छी हो। देखिए, कोई भी वर्क प्लेस पे किसी से बहुत गहरे रिश्ते बनाने नहीं जाता है, लेकिन फॉर्मल रिश्तों में ये बहुत ज़रूरी होता है कि एक रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए हो और एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग हो, तभी टीम वर्क करने में मज़ा भी आता है। तो ये टीम बिल्डिंग पॉजिटिव ट्विस्ट के साथ होनी चाहिए, और जो भी रिलेशनशिप हैं वो अच्छे तरीके से होने चाहिए, सपोर्टिव वे में होना चाहिए, कॉपरेशन वहाँ पे होना चाहिए। Mentorship program, pairing employees based on complementary strength or where one can learn from another's positive qualities, fostering a culture of growth and positivity. ऐसे भी प्रोग्राम्स बनाए जाने चाहिए जहाँ पे मेंटोरशिप की सिचुएशन आए, यानी कोई एक पर्सन जिस चीज़ में बहुत अच्छा है वो दूसरों को गाइड कर सके, फिर दूसरा किसी और चीज़ में बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि हर पर्सन यूनिक है, उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा स्पेशल होगा जो वो दूसरों को दे सकता है। तो इस तरीके से भी रिलेशनशिप पॉजिटिव होते हैं। इंस्टिलिंग मीनिंग एंड पर्पस, workshops, conducting sessions where employees explore how their work aligns with personal values or the company's mission, enhancing a sense of purpose. यानी वो किस चीज के लिए जॉब करने आ रहे हैं, उनका अल्टीमेट गोल क्या है, अपने लिए क्या गोल है, यानी वो उससे अर्निंग करना चाहते हैं, उससे अपनी लाइफ बेहतर करना चाहते हैं, लाइफ की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करना चाहते हैं, और जो वो वर्क कर रहे हैं हार्डवर्क, उससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा है। ये दोनों बातें उनके माइंड में हमेशा बनी रहनी चाहिए, जैसे मैंने अभी ग्रेटिट्यूड के टाइम पर समझाया था आपको। CSR initiative, engaging employees in corporate social responsibility activities, linking their work to broader societal benefits which can increase job significance. जब एम्प्लॉय जो होते हैं वो अपनी एक्टिविटीज को अपने बड़े बेनिफिट्स पे, बड़े लेवल पर, मतलब जो वो वर्क कर रहे हैं वो ये समझ पाए कि इससे हम एक बड़ा आउटकम लेकर आएंगे, तो वो बहुत ही बेहतर तरीके से चीजों को कर पाते हैं, उस जॉब सिग्निफिकेंस भी इंक्रीज होता है। प्रमोटिंग अकम्पलिशमेंट, गोल सेटिंग विद पॉजिटिव फीडबैक, ये बहुत ज़रूरी है कि जब हमारे एम्प्लॉयज़ कुछ अच्छा करते हैं, उस स्मॉल विन्स के लिए उनको सेलिब्रेट किया जाए, उनको इनकरेज किया जाए, लगातार रीइंफोर्समेंट दिया जाए, पॉजिटिविटी दी जाए। ये तो हमेशा चलती ही रहनी चाहिए, अगर ये रुक जाएगी तो ये पॉजिटिव साइकोलॉजी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक बन जाएगा कि हम नहीं कर रहे हैं उस काम को। ये पॉजिटिव साइकोलॉजी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है जो हमें लगातार फॉलो करनी है। रिकॉग्निशन प्रोग्राम, क्रिएटिंग फॉर्मल और इनफॉर्मल वेज टू रिकॉग्नाइज एंड सेलिब्रेट अचीवमेंट, चाहे फॉर्मल वे में करें चाहे इनफॉर्मल वे में करें, छोटी मोटी गैदरिंग पार्टीज वर्क प्लेस पे चलती रहनी चाहिए, जिससे एक एंजॉयमेंट भी बना रहता है, इंकरेजमेंट भी बना रहता है, और पर्सन को फील होता है कि उसे रिकॉग्नाइज किया जा रहा है फॉर द वर्क दे हैव डन, तो ये बहुत अच्छी चीज होती है। रेजिलियंस ट्रेनिंग जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बाउंस बैक करना डिफिकल्ट सिचुएशन में, या बने रहना, फाइट करते रहना। ये इस तरह की ट्रेनिंग जो हम स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप की हेल्प से दे सकते हैं, और ये समझाते हुए कि फेलियर एक लर्निंग का पार्ट है। आप या तो फेल होते हैं, या फिर कुछ लर्न करते हैं, या विन करते हैं, है ना। आप कहीं भी लूज नहीं करते। अगर आप फेल भी हो रहे हैं तो अपना कुछ ना कुछ लर्न किया है उस सिचुएशन से, तो यानी कि आपने कुछ ना कुछ अर्न किया है, और आप विन करते हैं तो विन तो करते ही हैं। तो ये समझाना बहुत ज़रूरी होता है, इस तरीके की ऑप्टिमिज्म ट्रेनिंग देना, बीच-बीच में कुछ मोटिवेशन से रिलेटेड ऐसी चीज़ें कराते रहना वर्क प्लेस पे, जिससे एम्प्लॉइज़ जो हैं वो पॉजिटिव बने रहें, बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन पॉजिटिव होना ज़रूरी है, पॉजिटिव टू नेगेटिव रेशियो, ट्रेनिंग लीडर्स एंड एम्प्लॉइज़ टू मेंटेन अ हायर रेशियो ऑफ पॉजिटिव टू नेगेटिव इंटरैक्शन व्हिच रिसर्च सजेस्ट कैन लीड टू अ मोर प्रोडक्टिव एंड पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। पॉजिटिव टू नेगेटिव रेशियो का मतलब होता है कि बात को इस तरह से कहना कि पर्सन को बात समझ में भी आ जाए, उसमें से कुछ अगर नेगेटिव कंपोनेंट है तो भी वो पॉजिटिव वे में उसको समझाया जाए। यही वाली बात है कि बात को जितना स्मार्टली कहा जाएगा, पर्सन उस बात को उतने अच्छे से परसीव करेगा। Then appreciative inquiry, using this approach in meetings or projects to focus on what works well and how to do more of it rather than solely on fixing problem. प्रॉब्लम पर फोकस ना करके इस चीज पे फोकस करना कि हम बेहतर आउटकम की तरफ कैसे पहुंच सकते हैं, ये इसका एक पार्ट होता है। वर्क लाइफ इंटीग्रेशन, ऐसा शेड्यूल होना चाहिए जॉब का कि वर्क लाइफ बैलेंस बना रहे। ऐसा ना हो कि आपका जो एम्प्लॉय है वो आपके प्रॉफिट के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए इतना ज़्यादा उसमें लग जाए कि उसकी खुद की कुछ लाइफ ना रहे, वो कुछ ना कर पाए। ये अभी आपको सोचना होगा। तो ये पॉजिटिव साइकोलॉजी की हेल्प से हम इस तरीके से चीज़ें करेंगे कि उस पर्सन को वर्क पे आना बोझिल ना लगे, उसे काम करना बुरा ना लगे, या उसको ये ना लगे कि मेरी मजबूरी है, मुझे अर्न करना है तो ये सब मुझे करना पड़ रहा है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कुछ वेल बीइंग डेज भी डिसाइड होने चाहिए, जहाँ पे
पर्सन एक्टिवेट हो सके। जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोई छोटी पिकनिक पर, कोई ऐसे छोटे टूर पे, ट्रिप पे लेकर जाते हैं अपने एम्प्लॉयज को, जिससे उन्हें रिफ्रेश्ड फील होता है, रिचार्ज वो फील करते हैं। तो ये भी पॉजिटिव साइकोलॉजी के कुछ इंटरवेंशन है। तो इस तरीके से और भी बहुत चीजें हो सकती है। हालांकि इस आंसर में हमने ऑलरेडी बहुत ही कुछ लिख दिया है, मगर फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं अभी कुछ और भी हो सकता था, तो जरूर जोड़िएगा इस आंसर में, क्योंकि पॉजिटिव साइकोलॉजी का यूज हम एक्चुअली कर रहे होते हैं। और वर्क प्लेस पे आप सब एम्प्लॉयर की तरह नहीं सोच सकते, लेकिन एम्प्लॉय की तरह जरूर सोच सकते हैं। तो एम्प्लॉय की तरह सोचते हुए ये जरूर सोचिएगा कि वो क्या नीड्स हैं जो मीट नहीं होती हैं वर्क प्लेस पे, तो वो होनी चाहिए। तो आंसर बहुत ईजी हो जाएगा। आप तो बहुत सारे लोग वैसे भी वर्किंग हैं, और मेरे पास तो बहुत सारे वर्किंग स्टूडेंट्स रहते हैं, बल्कि मैक्सिमम वर्किंग स्टूडेंट्स ही रहते हैं। तो आपके लिए आसान होगा इस चीज को समझ पाना, और इनफैक्ट आप बहुत अच्छा आंसर इसको लेकर आ पाएंगे। आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसफुल एजिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी फॉर सक्सेसफुल एजिंग। एजिंग का प्रोसेस सक्सेसफुल चलना चाहिए। अब ये एजिंग सक्सेसफुल कैसे होती है? जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं जीवन में, बहुत सारी पॉजिटिविटी तो हम ऑफकोर्स गेन करते हैं, एक्सपीरियंस गेन करते हैं, लेकिन बड़ी सारी होपलेसनेस भी हमारे साथ चलती है। क्योंकि लाइफ जो हम पीछे छोड़कर आ रहे हैं ना, जो हमारे पीछे हमारा पास्ट बनती जा रही है, उसमें अगर अच्छी चीजें हैं ना, तो बुरी भी बहुत सारी है। तो हम क्या लेकर आगे चल रहे हैं, किस चीज ने, कौन सी वो पॉइंट है जो हम पर हावी हुआ है, नेगेटिव पॉइंट ज्यादा हावी हो गए हैं, पॉजिटिविटी ज्यादा हो गई है, उसी से हमारी आगे की जो एजिंग है, हमारी जो लाइफ आगे बढ़ रही है जैसे जैसे, वो डिसाइड होती है। हम दुनिया में तो सभी एक बच्चे की तरह आते हैं, और बिल्कुल ब्लैंक होके आते हैं, ना खुशियां लेके आते हैं ना गम, बस अपनी लाइफ में आगे चल पड़ते हैं। लेकिन फिर जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, वही हमें बताते हैं कि हम आगे कैसा बेहतर फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे, बुरा फील करेंगे, क्या होगा। वो सब चीजें हमारे, खैर उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं, तो वहां मैं डिटेलिंग नहीं करती हूँ। लेकिन सक्सेसफुल एजिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें हम समझेंगे। और आप फिर से नोटिस कीजिए कि अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी का एप्लीकेशन हमसे सक्सेसफुल एजिंग से कनेक्ट कर दिया गया है। तो आप ये मान के चलिए, अगर आप ये समझ पा रहे हैं, बार बार जब हम देखेंगे, अभी जब हम एप्लीकेशन वाले पार्ट पर आएंगे, तो फिर कुछ पॉइंट सिमिलर आएंगे, फिर कुछ चीजें जैसे ग्रेटिट्यूड हो गया, या बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई कॉमन लगेंगी। तो आपके माइंड में इतने टॉपिक पढ़ने के बाद ये चीज तो फिक्स हो जाएगी कि अगर कोई भी न्यू टॉपिक आ गया अदर देन दिस, तो मुझे आंसर फ्रेम कैसे करना है। मैं आपको पढ़ाते वक्त कोई भी रट्टू तोता टाइप नहीं बनाना चाहती। आपने देखा भी होगा कि मैं नोट्स में हमेशा ये कहती हूँ कि कुछ भी आए आपको करके आ जाए, आप ऐसा बनना है आपको। और मेरा जो तरीका है, मैं वही ये चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे जो इतने एंथुजियाज्म से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वो ये समझाना चाह रही हूँ कि पॉजिटिव साइकोलॉजी का एप्लीकेशन किसी भी तरीके से आ जाए। आप इस दुनिया में फिलहाल ऐसी तो कोई चीज नहीं है जो पॉजिटिव साइकोलॉजी से कनेक्ट हो और आप ना जानते हो, तो उस टॉपिक से उसको रिलेट करिएगा, ठीक है। और इन्हीं सब में से आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। फिलहाल सक्सेसफुल एजिंग की तरफ चलते हैं। सक्सेसफुल एजिंग इज अ मल्टी डिमेंशनल कॉन्सेप्ट दैट गोज बियॉन्ड मोर longevity to encompass a quality of life characterized by physical, psychological, and social well-being. The traditional model, often credited to Rowe and Kahn, defines successful ages with three main components. इसकी बात करेंगे, पर सक्सेसफुल एजिंग का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं जीवन में, ये तीन डायमेंशन, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, इसमें सभी कुछ आ जाएगा। साइकोलॉजिकल में इमोशनल भी आ जाएगा, कॉग्निटिव सब आ जाएगा। आप अलग से भी लिखना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो हमारी लाइफ के डिफरेंट डायमेंशंस हैं, कि हम फिजिकली कितने फिट हैं, हम मेंटली कितने फिट हैं, और हम सोशली कितने फिट हैं। सोशली फिट मतलब जबरदस्ती लोगों में फिट होने की बात नहीं हो रही है, यानी कि हम दुनिया में कैसा फील करते हैं, मतलब आइसोलेटेड फील करते हैं, लोगों के साथ खुश फील करते हैं, एक अच्छा हमारा बॉन्ड है लोगों के साथ में। ये सारी चीजें हमारे सक्सेसफुल एजिंग को डिफाइन करती हैं। अब ये सब ये चीजें जो है ना, वो डिसाइड होंगी कि किस तरीके के एक्सपीरियंसेस हमारे बनते जा रहे हैं। फिलहाल तीन कंपोनेंट्स की बात करते हैं। लो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसीज एंड डिसीज रिलेटेड डिसेबिलिटी। आपको पता है बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं जो फिजिकल इलनेस से क्रिएट होते हैं, बहुत सारी डिसेबिलिटीज होती हैं, वो भी डिसऑर्डर की कैटेगरी में आती हैं। तो खैर, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसीज एंड डिसीज रिलेटेड डिसेबिलिटी ये कहता है कि दिस इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग फिजिकल हेल्थ to avoid or minimize chronic illness and disabilities that can diminish quality of life. जब हम अपनी फिजिकल हेल्थ को इससे मेंटेन करके चलते हैं, आपने देखा है बहुत सारे लोग वर्कआउट बहुत करते हैं, शुरुआत से अपनी फिटनेस पे ध्यान देते हैं, अपनी डाइट पे बहुत ध्यान देते हैं, अपनी स्किन पे बहुत ध्यान देते हैं, तो ऐसे लोग थोड़ा कॉन्फिडेंट भी रहते हैं हेल्थ को लेकर, उन्हें होती भी नहीं है कोई हेल्थ इश्यूज। तो ये अगर हम ऐसा कर रहे हैं, तो हम सक्सेसफुल एजिंग में अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं बहुत एक्टिवली, अपनी हेल्थ का ध्यान रखने, अपनी फिजिकल हेल्थ की केयर कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस चीज की हम केयर करेंगे वो चीज तो अच्छी चलेगी आगे। Then high cognitive and physical functional capacity. Aging successfully means retaining or enhancing cognitive abilities like memory, attention, and reasoning, as well as maintaining physical capabilities to perform daily activities and engage in social life. अब इसमें से
कुछ तो हमारे हाथ में है पर कुछ हमारे हाथ में नहीं भी है। जैसे कि हमने ये कह दिया कि हम अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज को एनहांस करें। एनहांस करना तो हमारे हाथ में है, लेकिन वो पहले से किस कंडीशन में है उसके भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, तो बहुत तक हमारे हाथ में नहीं है। बट हम यहाँ जरूर लिखेंगे कि अपनी जो भी क्वालिटीज हम में हैं, वो हमारी जो भी एबिलिटीज हैं, नॉट जस्ट द कॉग्निटिव एबिलिटीज, जो भी तरीके की एबिलिटीज हैं, हम उन्हें एनहांस करने की कोशिश तो करें। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एक पर्सन जो है उसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है, तो उसे पता है कि उसे समझ में आ रही है ये बात कि भाई कम्युनिकेशन इज द की नाउ, आपको अच्छे से बात करना आना चाहिए, अपनी बात को अच्छे से इफेक्टिवली प्रेजेंट करना आना चाहिए। तो वो प्रैक्टिस करे, वो जो भी कोशिशें कर सकता है अपनी तरफ से करे, चाहे वो कुछ उसके लिए रीडिंग करके बार बार बोलने की कोशिश करे, चाहे मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करे, जो भी करे, तो वो अपने लेवल से क्या कर रहा है ये उसकी भी थोड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। तो अपनी चीजों का ध्यान रखने की कोशिश करना किस लेवल पर, कॉग्निटिव एक्टिविटीज के केसेस में, और जो भी हमारे अंदर स्किल्स हैं उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश करना, उन्हें खत्म ना होने देना, ये भी सक्सेसफुल एजिंग में पार्टिसिपेशन होता है, कंपोनेंट होता है। एक्टिव एंगेजमेंट विद लाइफ, दिस इंक्लूड्स कंटिन्यूइंग टू हैव मीनिंगफुल सोशल रिलेशनशिप, परसुइंग एक्टिविटीज दैट गिव लाइफ पर्पस एंड सेटिस्फेक्शन एंड मेंटेनिंग अ पॉजिटिव आउटलुक। यहाँ पे कहते हैं कि सोशल लेवल पर भी हमारा पार्टिसिपेशन एक्टिव होना चाहिए। अच्छा, इसके साथ ही मैं एक बात करूं, एक थोड़ी सी अलग सी बात करने का बहुत मन कर रहा है तो मैं कर ही लेती हूँ, कि सब कुछ करना कहाँ किसी के हाथ में होता है, मगर इसका एक रेशियो बैलेंस कर पाए ना तो वो भी बहुत है। क्योंकि अगर यहाँ हम बड़ी बड़ी बातें करें, अच्छा लिखने के लिए तो चलिए बहुत, इससे भी बड़ी बातें कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख के आना है ना, तो और भी बात को बढ़ा चढ़ा लेंगे। लेकिन एक्चुअल में हम जब, क्योंकि जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी, इसका एप्लीकेशन तो होगा ही होगा आपकी लाइफ में, अगर आप समझ रहे हैं तो आप ये समझिएगा कि प्रैक्टिकली आप इस चीज का लोड कभी मत लीजिएगा, क्योंकि लाइफ में सब कुछ नहीं हो पाता, नहीं हो सकता, कुछ ना कोई चीज तो कहीं ना कहीं कम रह जाती है। जैसे वो दीपिका पादुकोण कहती है मूवी में कि कितना भी कुछ कर लो, कुछ ना कुछ तो लाइफ में छूटेगा ही, वही वाली बात है। तो हमें बैलेंस करके चलने की कोशिश करनी है। तो ये जो मॉडल है वो इस व्यूज के साथ हुआ, जनरेट हुआ है, जिसमें साइकोलॉजिकल वेलबींग, रेजिलियंस, पर्सनल ग्रोथ, इन सब चीजों पर बहुत फोकस किया जाता है। तो यहाँ पर हम ये समझ पा रहे हैं कि सक्सेसफुल एजिंग क्या है। सक्सेसफुल एजिंग तब है जब हम अपनी जो प्रोसेस है उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व रहेंगे, तो जो जितना पास्ट पीछे छूटेगा उतना वो पास्ट अच्छा होगा और एजिंग सक्सेसफुल होती जाएगी। सिंपल प्रोसेस है, मेरे एक्शन से आप समझ पा रहे होंगे कि जो मैं समझाने की आपको कोशिश कर रही हूँ। अब आ जाते हैं कि सक्सेसफुल एजिंग में पॉजिटिव साइकोलॉजी का एप्लीकेशन हम कैसे करें। देखिए, मैंने आपसे कहा ही था कि कुछ चीजें बड़ी सिंपल सिमिलर आएंगी, तो वही आपको यूज करना है, क्योंकि पॉजिटिव साइकोलॉजी में यूज होने वाली जो स्ट्रेटेजीज हैं वो तो कुल मिला के सिमिलर ग्राउंड्स पे ही वर्क कर रही है ना। अब उनके रूट्स अलग अलग हो गए हैं तो वो अलग अलग तरीके से चीजें कनेक्ट कर ली जाएंगी, मगर ग्राउंड्स तो सेम ही रहेंगे, जो पॉजिटिव साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो सही वैसे ही रहेंगे। तो यहाँ पे हम कैसे समझेंगे, सबसे पहले पॉजिटिव इमोशंस को कल्टीवेट करना, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस कराना, लाफ्टर एंड ह्यूमर, ऐसे सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कराना लोगों को जो स्ट्रेस को रिड्यूस करती हो, फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स होते हो, राइट। और ग्रेटिट्यूड जर्नल्स को यूज करना ओल्डर एडल्ट्स के लिए, और जो भी चीजें उन्हें लाइफ में मिली है उनके लिए ग्रेटिट्यूड फील करना। एनहांसिंग एंगेजमेंट, फ्लो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना, जो ओल्डर एडल्ट्स होते हैं, जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है, जिंदगी आगे बढ़ती है, तो उन्हें लगने लगता है अब क्या, अब तो जैसे हमारी एज बढ़ रही है, हम आगे जा रहे हैं, अब तो कुछ नहीं बचा लाइफ में आगे करने के लिए, अब क्या ज्यादा से ज्यादा ग्रैंड पेरेंट्स अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को देखना चाहते होते हैं, उनका ध्यान रखना चाहते होते हैं, उनके संग टाइम स्पेंड करते हैं। पर इनके अलावा भी बहुत चीजें हो सकती हैं, जैसे वो कुछ भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए, जो उनके पास एक्सपीरियंस है उसे वो फ्री ऑफ कॉस्ट किसी के साथ शेयर करें। शेयर करने का मतलब कुछ टीच करना किसी को, या कोई ऐसी सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाना जिससे दूसरों को बेनिफिट मिले उनके एक्सपीरियंस की हेल्प से, ये सब करना। कोई भी गार्डनिंग करने लगना, कोई ऐसी क्लासेस प्रोवाइड कराने लगना जैसे मैंने बताया, ये सब करने से भी उनका जो है मन लगा रहेगा, इंगेजमेंट बना रहेगा। इंगेजमेंट बना होना बड़ा जरूरी है। जहां पे पर्सन इंगेज नहीं होता ना चीजों में, खाली होता है, तो कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, तो वो किसी भी उम्र में हो जाएगा और वो फिर माइंड डिस्टर्ब करेगा। और हम ये चाहेंगे कि जो पर्सन है वो माइंड से सही रहे हमेशा। लाइफ लॉन्ग लर्निंग चलती रहे, यानी कि भले ही आपको लग रहा है कि अब मेरी जिंदगी आगे इतना आगे आ गई है कि करने को कुछ बचा नहीं है, मगर आप करते रहिए, सीखते रहिए। स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप, सोशल कनेक्शन बिल्ड करना, अच्छे से ग्रुप्स में इन्वॉल्व होना, और अपने जो आपके पास विजडम है यंगर जनरेशन के साथ शेयर करना, उनको जो भी आपके पास एक्सपीरियंसेस है ना यहाँ इस उम्र में, एक सक्सेसफुल एजिंग के प्रोसेस में जो भी आपने एक्वायर किया है उसे शेयर करना बड़ा जरूरी है, अपने साथ लेकर नहीं जाना है। क्योंकि अगर जो हमारी यंग जनरेशन है वो भी इस इंतजार में है और उसे सीखने के, तो वो अगर आपके पास है तो आपको दूसरों को देना चाहिए। एम्पैथी वर्कशॉप्स,
ऐसी एक्टिव लिसनिंग की वर्कशॉप्स करना जिसमें रिलेशनशिप से रिलेटेड चीज़ों को, इमोशनल वेलबींग से रिलेटेड चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा सके। फाइंडिंग मीनिंग एंड पर्पस, ये जो वक्त होता है लाइफ का जब हम बहुत आगे पहुंच जाते हैं, ओल्डर एडल्ट्स की मैं बात करूं, तो उन्हें लगने लगता है कि अब क्या ही है जिंदगी में करने के लिए, मगर नहीं, उनको उसमें भी मीनिंग और पर्पस फाइंड करना है। जैसे मैंने बताया, एंगेजमेंट की फॉर्म में हमने देखा कि डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होकर भी वही चीजें कर सकते हैं। तो लेगेसी प्रोजेक्ट्स में लग सकते हैं, कुछ भी स्किल्स को सिखाना, वॉलंटियर हो जाना, है ना, बहुत सारी चीजों में सोसाइटी में हेल्प करना। इसके अलावा कोई फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन करने के लिए भी वो कर सकते हैं बहुत सारी चीजों को। अकम्पलिशमेंट्स को सेलिब्रेट करना, लाइफ रिव्यू करना सबसे पहले कि जो कुछ भी उन्होंने लाइफ में अभी तक एक्वायर किया वो क्या था, उसका इवैल्यूएशन करना ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट। चीजों को नेगेटिवली परसीव नहीं करना है, नहीं तो आगे की चीजें खराब हो जाएंगी। देन नए गोल्स को सेट करना। अब ऐसा लगता है कि इतने लेट में आके इंसान क्या नए गोल सेट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। हमारे जो गोल्स हैं वो हमेशा लॉन्ग टर्म नहीं होते, शॉर्ट टर्म्स भी होते हैं, और शॉर्ट टर्म गोल तो ज्यादा अच्छे होते हैं। मैं हमेशा ये बात मानती हूँ कि शॉर्ट टर्म गोल जैसे एक्वायर होते हैं ना, बड़ी खुशी होती है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा कदम कदम आगे बढ़ते जाते हैं, और पता ही नहीं चलता हम जो करना चाह रहे थे कब हम उसको कर बैठते हैं। तो नए गोल्स को भी सेट करना जरूरी हो जाता है। इस टाइम पर आके कर सकते हैं, मतलब जरूरी तो क्या है लेकिन कर सकते हैं। रेजिलियंस बिल्ड करना, ऑप्टिमिज्म ट्रेनिंग, टीचिंग ओल्डर एडल्ट्स टू व्यू लाइफ चैलेंजेस विद ऑप्टिमिज्म कैन इंप्रूव रेजिलियंस। ऐसे ओल्डर एडल्ट्स जो जिन्होंने लाइफ में बहुत सारा लॉस फील किया, अभी सब कुछ सबके संग अच्छा ही तो नहीं चला आ रहा है, और जबरदस्ती फिल्टर भी नहीं किया जा सकता कि नहीं भाई हम तो अच्छा ही सोचेंगे, तो ऐसे में उनको ऑप्टिमिज्म ट्रेनिंग दी जा सकती है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन में इन्वॉल्व करके उनके स्ट्रेस को रिड्यूस किया जा सकता है। ये पॉजिटिव साइकोलॉजी का यूज होगा। फिजिकल वेलबींग, पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर के बारे में समझा के कि कैसे आप पॉजिटिव एक्सरसाइजेज में इन्वॉल्व हो सकते हैं, किस तरीके से बेहतर चीजें कर सकते हैं, एनवायरनमेंट और कम्युनिटी के संग कनेक्ट होके, ये तो ऑफकोर्स वो करते ही हैं, ठीक है, ये सब चीजें हो जाती हैं। तो ये पॉजिटिव साइकोलॉजी का यूज हो गया कि कैसे सक्सेसफुल एजिंग के प्रोसेस में चीजें इन्वॉल्व होंगी, और कोई पर्सन अगर ओल्डर एज तक आते आते स्ट्रेस में है तो हम पॉजिटिव साइकोलॉजी का यूज कैसे करेंगे, वो अपने साथ चीजों को कैसे करें। कुल मिला के पॉजिटिव साइकोलॉजी का यूज हम सक्सेसफुल एजिंग में इस तरह से करेंगे जो पॉइंटर्स से आपने पढ़े। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक। अगेन टॉपिक सिमिलर ही है, इसीलिए मैं नेक्स्ट उस पर जंप नहीं करूंगी, पॉजिटिव साइकोलॉजी को ही आज कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम पॉजिटिव स्कूलिंग को समझेंगे। आपने एक चीज और नोटिस अब करी होगी कि कोई एक टॉपिक हमें पॉजिटिविटी से कनेक्ट करके दे दिया जा रहा है, जैसे सक्सेसफुल एजिंग में जो सक्सेसफुल वर्ड है ना, वो पॉजिटिव वर्ड ही का रिप्लेसमेंट ही है। तो इसी तरीके से पॉजिटिव स्कूलिंग क्या है, राइट? अब एप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी इन स्कूल्स, पॉजिटिव स्कूलिंग में का पहले मतलब समझते हैं कि क्या होती है, और फिर हम पॉजिटिव साइकोलॉजी को कैसे यूज कर सकते हैं वहां पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये एक एजुकेशनल अप्रोच है दैट इंटीग्रेट्स प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी टू फॉस्टर एन एनवायरनमेंट वेयर स्टूडेंट्स कैन थ्राइव एकेडमिकली, सोशली एंड इमोशनली। जब हम पॉजिटिव साइकोलॉजी के इंटरवेंशंस का यूज करते हैं स्कूलिंग लेवल पर, तो ये वो फील्ड्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं वो एकेडमिकली ग्रो करेंगे, सोशली और इमोशनली। दो बातें हैं कि एकेडमिकली तो बच्चे करने ही चाहिए क्योंकि वो उस समय पे पढ़ाई कर रहे होते हैं तो जरूरी है। इसके अलावा इमोशनल वेलबींग का ध्यान रखना भी बड़ा जरूरी होता है। कई बार बच्चे जो है वो जब डिस्क्रिमिनेटेड फील करते हैं स्कूल में, या ऐसा फील करते हैं, बायस्ड फील करते हैं, तो उनकी इमोशनल ग्रोथ रुक जाती है। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि अपनी वर्थ जो है वो कम फील होने लगती है, तो उसकी वजह से आगे चल के उनकी पर्सनैलिटी में बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है, उस समय भी वो एक्सपीरियंस करते हैं। तो जब पॉजिटिव स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, जिसमें हम पॉजिटिव साइकोलॉजी को इंटीग्रेट भी करेंगे आगे चल के, तो स्टूडेंट्स बेहतर कर पाते हैं चीजों को, मतलब हर चीज उनके लिए बेहतर हो पाती है। इट एम्स टू शिफ्ट द फोकस फ्रॉम सोनली एकेडमिक अचीवमेंट टू ओनली टू ऑल्सो इनकम्पैस वेलबींग, कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड द कल्टिवेशन ऑफ स्ट्रेंथ। अब आजकल की जो पढ़ाई है उसमें ये चीज पे बहुत फोकस किया जाता है कि आपको ऑलराउंड डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, सिर्फ सिर्फ मार्क्स लाने पर नहीं फोकस करना है, राइट? होता भी है। The goal is to create a learning environment that not only educates but also enhances the overall quality of life for student, teacher and school community at large, सभी के लिए। तो पॉजिटिव स्कूलिंग में सब कुछ चीजें सभी की ओवरऑल वेलबींग पे ध्यान दिया जाता है। अगर पॉजिटिव साइकोलॉजी को एक लाइन में समझे, पॉजिटिव स्कूलिंग को एक लाइन में समझे, सॉरी, तो सभी को जो स्कूल से जुड़े हुए लोग हैं उनकी वेलबींग पे ध्यान दिया जाता है, खास तौर से स्टूडेंट्स पे। अब कैसे हम यूज करेंगे? सबसे पहले तो कैरेक्टर स्ट्रेंथ एंड वर्च्यूज, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ये चीज को भी हमें समझना है थोड़ा। स्ट्रेंथ आइडेंटिफिकेशन, स्कूल में VIA कैरेक्टर स्ट्रेंथ सर्वे यूज किए जा सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम ये जान पाएंगे कि टीचर्स की पर्सनल स्ट्रेंथ क्या है, स्टूडेंट्स की पर्सनल स्ट्रेंथ क्या है। जब किसी भी पर्सन को अपनी स्ट्रेंथ पता होती है ना, ये आपके ऊपर भी एप्लीकेबल है, सबके ऊपर एप्लीकेबल है,
कि जब आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होती है तो आपको ये पता होता है कि मैं किसी काम को बेहतर कैसे कर सकता हूँ, आप खुद ही एस्टिमेशन कर लेते हैं उस चीज़ का। तो जब हम इस तरीके के सर्वे करते हैं तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम किस टीचर से कैसे क्लासरूम एक्टिविटीज बेटर करा सकते हैं, किस स्टूडेंट से हम कैसे चीजें अच्छी करा सकते हैं। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल है, कनेक्ट करूंगी यहाँ पे। आप आपने आप टीचर भले ही ना हो, मैं बार बार टीचिंग के बहुत एग्जांपल देती हूँ, मुझे मजा आता है, मेरे सामने आंखों के सामने क्लासरूम के सिनेरियोस चलते रहते हैं, लेकिन आप स्टूडेंट तो जरूर रहे हैं, है ना। तो एज अ स्टूडेंट आपने एक्सपीरियंस किया ही होगा कि टीचर आइडेंटिफाई कर लेते थे कि जो बच्चा जिस काम में अच्छा है वो उसको उस चीज के लिए यूज करते थे, और जो बच्चे जो है वो थोड़े से जिनके अंदर लीडरशिप ट्रेड ज्यादा होते थे वो मॉनिटर बन जाते थे, उन्हें मॉनिटर बना दिया जाता था, उनसे हेल्प ली जाती थी। तो यही वाली चीज है कि जब हमें अपनी स्ट्रेंथ और वर्च्यूज का मालूम रहेगा तो हम खुद भी उसमें बेहतर कर पाएंगे और स्कूल लेवल पर हम उसका यूज भी कर सकते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी की हेल्प से। स्ट्रेंथ बेस्ड लर्निंग, ऐसे चीजों को कराना जिससे इंगेजमेंट बढ़े, मोटिवेशन बढ़े और किसी चीज को कॉम्पीट करने का जो लेवल है वो बढ़े, अकम्पलिशमेंट का भी लेवल बढ़े, तो स्ट्रेंथ बेस्ड लर्निंग भी कराई जाए। अगेन, सक्सेस को सेलिब्रेट करना, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कराना स्टूडेंट लेवल पे जरूरी होता है, चाहे एकेडमिक अचीवमेंट हो, चाहे टीचर्स ने कुछ एक्वायर किया हो, चाहे बच्चे अदर देन स्कूल किसी बाहर किसी एक्टिविटी में भी कुछ बेहतर करके आए, उनको सेलिब्रेट करना बड़ा जरूरी होता है। इससे पॉजिटिव इमोशंस डेवलप होते हैं, एक खुशी फील होती है। जैसे मान लीजिए स्कूल में बास्केटबॉल फॉर एग्जाम्पल नहीं है, या कोई और दूसरा डिफरेंट सा स्पोर्ट आप सोच लीजिए जो स्कूल में अवेलेबल नहीं है, लेकिन बच्चा अलग से उसकी प्रैक्टिस स्टेडियम में करता है। जब वो विन करके आया तो स्कूल ने उस चीज को असेंबली टाइम में बच्चे के हाईलाइट किया कि हमारे स्कूल का जो बच्चा है वो इस वाले गेम में, इस वाले स्पोर्ट्स में जो है वो ऐसे करके आया है और उसने ये एक्वायर किया है। तो बच्चे को ये फील होगा कि इवन दो आई वाज नॉट एसोसिएटेड विद स्कूल इन दिस मैटर, फिर भी मेरे स्ट्रेंथ को, फिर भी मेरी इस अचीवमेंट को यहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो वो कनेक्टेड फील करेगा। ये कनेक्शन बिल्ड करना बड़ा जरूरी है जिससे पॉजिटिव इमोशंस डेवलप होते हैं। सिमिलर इन द केस ऑफ टीचर्स, जब टीचर्स कुछ भी अच्छा करते हैं, अगर उन्होंने स्कूल में रिजल्ट अच्छा दिया है उसे हाईलाइट करना बच्चों के सामने, स्टाफ के सामने, पेरेंट्स के सामने, तो इससे जो है वो मोटिवेशन भी बढ़ता है। एंगेजमेंट, फ्लो इन लर्निंग, ऐसी चीजों में इन्वॉल्वमेंट होना पॉजिटिव साइकोलॉजी का इंटरवेंशन है जिसमें फ्लो में चीजें हो जाए, मतलब इंसान खुद से ही एसोसिएट होता चला जाए, राइट। इसके अलावा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, एनकरेजिंग प्रोजेक्ट दैट इन्वॉल्व क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, ऐसी चीजों का यूज करना जिससे जिसमें खुद से इंटरेस्ट आना शुरू हो जाए। फ्लो में तो इंसान अपनी इंटरेस्ट से खुद ही चलने जाए, करने लग जाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में क्या होगा, थोड़ी चीजें चैलेंजिंग लगती है तो मजा आने लगता है। तो वो मजा डेवलप करने के लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की जा सकती है। बड़ा ही जरूरी है स्कूल लेवल पर पॉजिटिव स्कूलिंग में और साथ ही साथ साइकोलॉजी के इंटरवेंशन में रिलेशनशिप बड़े मीनिंगफुल होने चाहिए, टीचर स्टूडेंट कनेक्शंस अच्छे होने चाहिए। हालांकि सब बच्चे नहीं एक्सपीरियंस करते हैं वैसा, या उन्हें अपनी तरफ से लग सकता है, लेकिन बच्चों का टीचर्स के टुवर्ड ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। टीचर का भी जो है बच्चों के साथ में एक ऐसा बॉन्ड होना चाहिए कि बच्चे फ्रीली अपनी बात कह सके, वो डरे नहीं, घबराए नहीं, कुछ भी पूछ सके, राइट। और मोटिवेशन भी बना रहना चाहिए। पीयर सपोर्ट सिस्टम भी बड़ा जरूरी है। हम कई बार स्कूल में इस तरीके के सिस्टम बिल्ड करते हैं जहाँ पे बड़े बच्चे छोटे बच्चों को कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, या आपस में बच्चे ग्रुप में मिलकर कोई एक्टिविटी करते हैं, तो वो पीयर सपोर्ट सिस्टम की हेल्प से भी चीजें अच्छी होती हैं। अगेन, मीनिंग एंड पर्पस में देखें तो वैल्यू एक्सप्लोरेशन एंड कम्युनिटी सर्विस, क्लासेस और सेशंस वेयर स्टूडेंट्स एक्सप्लोर देयर वैल्यूज, हाउ दे अलाइन विद देयर लाइफ गोल्स, इस तरीके की चीजें उनको सिखाना अदर देन द एकेडमिक थिंग्स, ये चीजें जरूरी होती है। इसके अलावा उनको कम्युनिटी सर्विसेज की तरफ एंगेज करना, इससे भी उनकी स्कूलिंग बेहतर होगी। अकम्पलिशमेंट, mastery goals, focusing on mastery, learning for understanding rather than just performance can shift students motivation toward personal growth and intrinsic satisfaction। बड़ा जरूरी होता है, ये तो एक जनरल बात है, बच्चों को सब जगह से इस चीज के लिए लेक्चर मिलते रहते हैं कि आप केवल ग्रेड्स के लिए ना पढ़ें, आप अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ें। ये पॉजिटिव साइकोलॉजी का टॉपिक ओवर होने पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगी, अभी मेरे माइंड में तो क्लिक किया लेकिन टॉपिक बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। ओके, रेजिलियंस प्रोग्राम, टीचिंग स्टूडेंट्स हाउ टू सेट रियलिस्टिक गोल्स, cope with setbacks and view failure as learning opportunities can promote resilience and perseverance। रेजिलियंस के प्रोग्राम दिए जाएं टीचर्स को, बच्चों को, या और भी कोई स्टाफ है, क्लैरिकल है, जो भी है। क्लासरूम का एनवायरनमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, इसके बिना हम कैसे बात कर सकते हैं, है ना, कि क्लासरूम का एनवायरनमेंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, टीचर जो है वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के साथ बच्चों को डील करें। इसके अलावा माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस भी चलती रहें जिसमें वो सभी चीजें पॉजिटिव साइकोलॉजी की यूज की जाएं, जिससे एक
मेंटल हेल्थ अच्छी चलती रहे। और मेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो टीचर की खुद की वेलबींग बड़ी जरूरी है, यानी उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये भी हम पॉजिटिव साइकोलॉजी की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे। अगर हम देखेंगे कि जो हमारे टीचर्स हैं वो सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहे हैं वर्क प्लेस पे, तो हम उन चीजों पर पहुंच जाएंगे जो आज के फर्स्ट टॉपिक में आपने पढ़ी थी। टीचर्स को सपोर्ट देना, उनके लिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिसमें वो थोड़ा सेफ फील करें, बेहतर फील करें। तो इन सब चीजों को अगर हम यूज करेंगे तो पॉजिटिव साइकोलॉजी की हेल्प से हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एक बेहतर प्लेस बना पाएंगे। और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो माइंडफुलनेस एंड वेलबींग से होगा। जो भी चीजें आप यहाँ पढ़ेंगे ना, मैं आपको बहुत ऐसे भी नहीं पढ़ा रही हूँ कि सिर्फ एग्जाम में आप पढ़ के निपटा दें। ये वो टॉपिक हैं जो आपको थोड़ा अंडरस्टैंड भी करने में मजा आ रहा होगा। फिलहाल जो मैंने आपसे कहा था कि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि आपको जो भी आपने अभी तक टॉपिक्स पढ़े पॉजिटिव साइकोलॉजी के, आगे भी ऐसा होगा तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे पॉइंटर्स हैं जिनको आपको एग्जैक्टली रट्टाफिकेशन करके नहीं जाना है। आप ये मत सोचिएगा कि ये पॉइंटर्स इसके इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ टाइप्स और समथिंग होते हैं ना जो हमें वैसे ही लिखने होते हैं, वैसा नहीं है। आपकी प्रेजेंटेशन आपके हाथ में है, आपको जो याद रहता है आप उसको बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हैं, पैराग्राफ में लिख सकते हैं, लेकिन कैसे भी लिखिए, अब अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी रखिए। जब मैं यहाँ पे इस तरीके से आपको आंसर्स प्रोवाइड करा रही हूँ तो एक सेग्रीगेशन हो रहा है चीजों का। ये मेरी प्रेजेंटेशन है जिसके हिसाब से मैंने आंसर्स को फ्रेम किया है, लेकिन आप भी है अपने तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए आपको नहीं एग्जैक्ट हेडिंग याद रहते हैं तो नहीं लिखिए एग्जैक्ट हेडिंग, आप अपने हिसाब से हेडिंग को रिक्रिएट कर दीजिए। मगर मैं ये जरूर कहूंगी आपसे कि सिर्फ पैराग्राफ में आंसर्स मत लिखिए, पॉइंटर्स का, हेडिंग्स का यूज कीजिए, चीजें हाईलाइट होती हैं। और जब आप हेडिंग का यूज करें ना तो ये कोई पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या प्रोफेशनल डेवलपमेंट या जो भी है, ये कोई फिक्स हेडिंग्स नहीं है। आप इनको और कोई स्मार्ट वर्ड की हेल्प से अपने हिसाब से रिक्रिएट कर सकते हैं जो कि आपके आपके अंदर वाले कंटेंट को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को? तो बस ये बात मुझे बतानी थी। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे कवर करते हैं, खत्म करते हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पॉजिटिव साइकोलॉजी का एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका तैयार हो चुका है, तो बेफिक्र रहिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।